हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद मयंक ऑफिशियल। दोस्तों, इंग्लिश विद मयंक ऑफिशियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो, आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ आर्टिकल्स को जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों समझने वाले हैं। और दोस्तों, निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आपको आर्टिकल्स पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक और आप पाएंगे कि आर्टिकल्स के रूल्स बहुत ही सिंपल वे में और पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में मैंने दोस्तों समझाने का प्रयास किया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और मिलते हैं दोस्तों वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। दोस्तों, आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमिनर्स या फिर क्वालिफायर्स ही होते हैं जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, किसी नाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है और इनका इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा जाननी चाहिए, दिमाग में आपको रखना चाहिए कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं। अब दोस्तों, नाउन क्या है? नाउन के बारे में शायद आप लोगों को पहले से पता होगा। आप लोग अगर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो नाउन तो आपने पढ़ा ही होगा पहले से। अगर दोस्तों आप लोगों को नाउन को डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस पर मैंने दोस्तों नाउन के बारे में एक डिटेल क्लास रखी हुई है। उसमें नाउन क्या है, नाउन के डेफिनेशन, नाउन कैसे पहचानते हैं, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, सारा कुछ मैंने उसमें दोस्तों बता रखा है। अगर आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे इस वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग वापस से चलते हैं अपने आज के टॉपिक रूल्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी 2 पॉइंट बताए हुए हैं। पहला ये आपको याद रखना है कि ए, एन और द, इन तीनों को दोस्तों हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों, इंग्लिश में आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में दोस्तों ए और एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल में दोस्तों द को रखा जाता है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है और डेफिनिट आर्टिकल क्या है। तो दोस्तों, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें कि ए और एन आते हैं, ये हमेशा अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए किया जाता है, तभी तो इसका नाम रखा है दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट जो अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इस प्रकार से वे आर्टिकल्स जो अनिश्चित चीजों के लिए आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे दोस्तों हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया कि आई सॉ एन ओल्ड लेडी। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या बोला? मैंने बोला आई सॉ एन ओल्ड लेडी, मैंने एक बूढ़ी महिला को देखा। अब वो बूढ़ी महिला पता नहीं कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है। मैंने ऐसे रैंडमली एक महिला देखा जो कि बूढ़ी थी और मैंने किसी को बताया कि भाई आई सॉ एन ओल्ड लेडी। अब वो महिला मेरे लिए निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, मैं उसको नहीं जानता। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर एन ओल्ड लेडी बोला, हमने एन लगा दिया। इसी तरह दोस्तों हम लेके एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया, मान लो रात का समय है और मैंने दूर कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अब मैं नहीं जानता वो बच्चा कौन है, किसका बच्चा है, कौन है, क्या नाम है उसका। वो जो बेबी है जो रो रहा है वो लड़का है, लड़की, मुझे नहीं पता। बस मैंने इतना बोल दिया कि ए बेबी वॉज क्राइंग एट नाइट। भाई एक बच्चा रात में रो रहा था। अब वो बच्चा तो मेरे लिए अनिश्चित है भाई, निश्चित तो है नहीं, क्योंकि मैं उस बच्चे को जानता नहीं कि कौन है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर बेबी के पहले ए का इस्तेमाल कर दिया। तो दोस्तों ये हो गया आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ए और एन को हम लोग यूज करते हैं उन चीजों के पहले जो चीजें हमारे लिए निश्चित नहीं होती हैं। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, समझेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। दोस्तों, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग द को रखते हैं। अब डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किया जाता है निश्चित चीजों के लिए या निश्चित व्यक्तियों के लिए।
जो चीजें अपने आप में स्पेशल होती है, विशेष होती हैं, जो निश्चित होती हैं, ये जिनको हम लोग पहले से जानते हैं, जिनसे हमारा पहले से परिचय होता है, उनके लिए दोस्तों हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब इसका नाम है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब ही होता है निश्चित। अच्छा, तो डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द जो होता है वो हमेशा आता है निश्चित चीजों के लिए। जैसे दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि दिस इज द कार विच आई हैव बॉट। अब मैंने कहा कि ये वही कार है जो मैंने खरीदी है। मतलब मान लीजिए मैंने कोई कार देखी, किसी एक कंपनी की कार है, सपोज मान लेते हैं कि वो कार है डिजायर। अब वो डिजायर मेरे सामने से गुजरी, तो मैंने किसी को बताया कि देखो देखो, दिस इज द कार विच आई हैव बॉट, यानी यही वो कार है जो मैंने भी खरीदी है, मतलब मेरे पास भी डिजायर है। तो दोस्तों वो जो कार है डिजायर, वो मेरे लिए निश्चित हो गई। अब यहाँ पर वो निश्चितता को बताती है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कार के पहले द का इस्तेमाल किया है। इसी तरह दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि द हाउस इन विच शी लिव्स इज न्यू, यानी वो मकान जिसमें वो रहती है वो नया है। अब मैं किस मकान की बात कर रहा हूँ भाई? जिस मकान में वो रहती है। अब वो मकान क्या हो गया? निश्चित हो गया। अब मैं उस मकान को निश्चित बना रहा हूं यहाँ पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हाउस के पहले द लगा दिया। तो दोस्तों मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो हमें अभी ये समझना है केवल कि ए एन जो होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इनका प्रयोग होता है अनिश्चित चीजों के लिए। इंडेफिनिट जो चीजें होती हैं उनके लिए इनका इस्तेमाल होता है। और डेफिनिट आर्टिकल यानी कि जो द होता है, इसका प्रयोग होता है निश्चित चीजों के लिए, या जो चीजें अपने आप में स्पेशल होती है, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, तो उनके पहले दोस्तों हम लोग लगाते थे द। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं इनके रूल्स के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आर्टिकल्स की पोजीशन के बारे में, कि किसी भी सेंटेंस में जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, हमें कहाँ पर आर्टिकल्स लगाने चाहिए। कई बार दोस्तों हम लोगों के सामने यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग आर्टिकल कहाँ पर लगाएं। नाउन के पहले लगाएं, या किसी दूसरे वर्ड के पहले लगा दें, या एडवर्ब के पहले लगा दें, या एडजेक्टिव के पहले लगा दें। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं कि आर्टिकल्स की किसी भी सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जैसे कि मैंने भी पहले बताया हुआ था वीडियो के शुरू में, कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कह दिया कि ही इज अ सिंगर, वह एक सिंगर है। अब इस सेंटेंस में जो आर्टिकल आया हुआ है वो हमारा आया हुआ है ए, और किसके पहले आया हुआ है? तो आया हुआ है सिंगर के पहले। तो क्या सिंगर नाउन है? यस ऑफ कोर्स नाउन है। सिंगर एक कॉमन नाउन है और सिंगर के पहले लगा हुआ है ए। तो यानी कि हमने जैसे कि भी पढ़ा हुआ था कि नाउन के पहले हमको लगाना है आर्टिकल, तो हमारा आर्टिकल जो ए है वो सिंगर के पहले लगा हुआ है, यानी हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, मैंने कह दिया ही इज अ गुड सिंगर। अब दोस्तों यहां पर सिंगर जो कि नाउन था उसके पहले मैंने लगा दिया एक एडजेक्टिव गुड। तो गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड जो है किसकी विशेषता बता रहा है? तो गुड विशेषता बता रहा है सिंगर की, नहीं कि नाउन की। गुड तो एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं नाउन को, इसलिए नाउन से पहले आ गए। अब जो हमारा यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है वो आ गया गुड के पहले। तो अब गुड के पहले आया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ए गुड के लिए आया। ए जो हमारा यहाँ पर आया है वो आया सिंगर के लिए ही है, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए आता है? आर्टिकल तो आता है नाउन के लिए। तो नाउन इसमें सिंगर है, गुड तो एडजेक्टिव है जो कि सिंगर क्वालिफाई कर रहा है। तो ए इस सेंटेंस में आया तो सिंगर के लिए ही है दोस्तों, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो एडजेक्टिव से पहले रहेगी। ये ध्यान देना दोस्तों आपको कि अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया हुआ है तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले लगाया जाएगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ही इज गुड अ सिंगर, ऐसे नहीं बोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। मान लीजिए मैंने अभी
सिंगर के पहले गुड लगाया था और गुड के पहले मैंने लगाया था अ लगा दिया था, लेकिन जो हमारा आर्टिकल अ था वो मैंने लगा दिया था। अब मान लो मैंने गुड के पहले लगा दिया एक एडवर्ब, मैंने लगा दिया वेरी। मैंने सेंटेंस बोल दिया शी इज अ वेरी गुड सिंगर। मैंने सेंटेंस ऐसे बोल दिया दोस्तों, शी इज अ वेरी गुड सिंगर। अब ये जो सिंगर है, सिंगर के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है गुड, तो कैसा सिंगर है भाई, कैसे सिंगर है वो, तो अच्छी सिंगर है। अब कितनी अच्छी सिंगर है, तो हमने वेरी लगा दी कि बहुत अच्छी सिंगर है। अब वेरी जो है आया हुआ ये एडवर्ब है जो कि गुड को क्वालिफाई कर रहा है। अब गुड क्वालिफाई कर रहा है सिंगर को, नाउन को। तो आर्टिकल जो यहाँ पे आया हुआ है, जो हमारा ए आया हुआ है, वो वेरी के पहले आएगा। मतलब ये जो आर्टिकल ए है ये वेरी के लिए नहीं आया, आया तो ये सिंगर के लिए ही है, लेकिन इसकी जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी एडवर्ब से पहले। तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब नहीं आया हुआ है तो आर्टिकल तुरंत उस नाउन के पहले यूज कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने भी एक सेंटेंस बताया था पहला वाला। लेकिन अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव या फिर उस एडवर्ब के पहले यूज किया जाएगा दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल को समझने के बाद हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, यानी ए और एन के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों हमें ए का प्रयोग उन वर्ड्स के शुरू में करना चाहिए जिन वर्ड्स को बोलते समय पहले लेटर की आवाज अगर किसी व्यंजन से निकल रही हो, कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर निकले किसी वर्ड को पढ़ते समय, अगर पहले अक्षर की आवाज में कोई कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है तो वहां पर हमें लगाना है ए। ऑन द अदर हैंड अगर किसी वर्ड को बोलते समय, पढ़ते समय या उसका उच्चारण करते समय पहले अक्षर की आवाज में कोई वॉवेल साउंड निकले, कोई स्वर की ध्वनि निकल रही हो, तो हमें वहां पे लगाना होता है एन। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इतना ही आपको इसमें समझना है कि हमें ए लगाना है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन लगाना है वॉवेल साउंड के पहले। चलिए दोस्तों इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन में कुछ एग्जांपल नजर आ रहे होंगे। लिखा हुआ है ए बुक, ए ईयर, ए यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, वन आइड डियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ना हर जगह पे ए का इस्तेमाल किया है, ए लगाया हुआ है। ए क्यों लगाया है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं बुक, तो बुक में जो पहला जो साउंड निकला पहले लेटर का वो निकल रहा है ब। बुक जब आप बोलते हैं तो पहले कौन सी साउंड निकली, ब। अब बा क्या है, बा है एक कॉन्सोनेंट साउंड, एक व्यंजन ध्वनि है बा, इसलिए हमने इसके पहले लगा दिया ए। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा लिखा हुआ है YEAR यानी ईयर। अब दोस्तों इसको हम लोग पढ़ते ईयर है, लेकिन ये ईयर नहीं होता, इसको सही तरीके से हम बोलते हैं ईयर। यानी ये जो वाई है यहाँ पे वो या की साउंड देता है, तो या की साउंड, अब या क्या है, या तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए दोस्तों हम लोग ईयर के पहले लगा देंगे ए। इसी प्रकार आगे देखें, अब लिखा हुआ है वहां पर यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी के पहले ए आएगा। ए इसलिए आएगा, आप ये मत देखो कि यूनिवर्सिटी का पहला लेटर तो यू हो गया, ये तो वॉवेल हो गया। हमें लेटर के बेस पे नहीं ए एन लगाना, हमें लगाना है साउंड के बेस पर। जब आप पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, या जो पहले लेटर के साउंड आई वो या आई है। अब या क्या है, या तो एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट साउंड की बेस पर हम लगा देंगे ए। ऐसे नीचे देखते हैं एक वर्ड लिखा हुआ है यूरोपियन। अब यूरोपियन में अगर हम लोग लेटर देखेंगे तो लेटर तो ई है, लेकिन हमें लेटर नहीं देखना, हमें देखना है साउंड। जब साउंड हम लोग दोस्तों देखेंगे तो इसका साउंड क्या निकला पहले अक्षर का, यूरोपियन, या इसमें आया, इसलिए हम लोग इसके पहले भी लगा देंगे ए। इसी प्रकार आगे देंगे दोस्तों, जैसे हम आगे बोल दें वन आइड मैन। अब इस वन आइड मैन में जो पहला वर्ड है वन, उसको हमने कैसे बोला, वन, वाह क्या है, वह एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लगा देंगे ए। तो दोस्तों हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी वर्ड को बोलते समय पहले लेटर की साउंड अगर कोई कॉन्सोनेंट से निकल रही है, किसी व्यंजन से निकल रही है, तो हमें लगाना होता है ए। कुछ एग्जांपल दोस्तों और देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं एप्पल, अब एप्पल के पहले हम लगाएंगे एन। एन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसको हमने पढ़ा एप्पल, तो एप्पल जब आप बोलेंगे एप्पल
तो जो पहले अक्षर की साउंड है, जो आवाज निकल रही है, वो कौन सी निकल रही है? वॉवेल की साउंड निकल रही है। एप्पल, ए। अब ए क्या है? ए तो एक स्वर हुआ ना, एक वॉवेल हुआ, तो वॉवेल साउंड की बेस पर लगा दिया एन। इसी प्रकार से अगला वर्ड देखते हैं, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला के पहले भी एन लगाएंगे, क्योंकि अम्ब्रेला जब आप बोलेंगे अम्ब्रेला तो पहले आ बोला आपने, अब आ क्या है? आ एक वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने लगा दिया एन। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बोलेंगे एमएलए। अब एमएलए क्या है? ये जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो वर्ड होता है, उसका एक मैंने यहाँ पे एब्रिविएशन लिख दिया, उसका एक शॉर्ट नेम लिख दिया, एमएलए। अब एमएलए में अगर लेटर देखेंगे तो वो तो एम है, लेकिन आप जब बोलेंगे एम तो एम कैसे बोलते हैं? पहले आप बोलेंगे ए, बाद में माँ बोलेंगे एम, तो ए निकला पहला, तो पहले लेटर की जो आवाज है वो वॉवेल साउंड है, तो इस वॉवेल साउंड के जैसा मैं लगा दिया एन। इसी तरह से मैं बोल दूं आवर। अब इसको हम लोग HOUR को हावर नहीं पढ़ते, हम लोग क्या बोलते हैं? आवर या फिर आर। तो अब आ निकला, जो पहली साउंड निकली जो पहले लेटर की वो है अ, तो इस अब आ है एक वॉवेल साउंड, तो इस वॉवेल साउंड की वजह से हम लोग लगा देंगे एन। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि हमें जब ए और एन किसी वर्ड के पहले लगाना है तो वो साउंड की बेस पर लगाना है, ना कि हमें लेटर की बेस पे यूज करना है। लेटर नहीं देखना दोस्तों, हमें बस ये देखना है कि पहले लेटर की जो आवाज निकल रही है वो अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाओ, अगर कोई वॉवेल साउंड है तो लगा देंगे एन। तो वहां पर लिखा क्या है इस पे ध्यान देना, हमें ध्यान देना कि हम पढ़ कैसे रहे उस वर्ड को, या उस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो आते हमेशा नाउन के लिए हैं, लेकिन साउंड हमेशा अपने पास वाले वर्ड की लेता है। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिखा हुआ है एन एप्पल। अब यहां पर लगाया गया है आर्टिकल एन, क्योंकि एप्पल में जो पहले लेटर की जो साउंड है वो है वॉवेल साउंड, एप्पल ए, तो ए निकल रहा है, तो ए की वजह से हमने लगा दिया यहाँ पर एन। लेकिन अगर हम एप्पल के पहले कोई एडजेक्टिव लगा दें, मान लीजिए हमने लगा दिया रॉटेन, तो अब बन गया ए रॉटेन एप्पल, क्योंकि अब यहां पर आर्टिकल जो साउंड लेगा वो रॉटेन की लेगा, क्योंकि आर्टिकल के पास में रॉटेन वर्ड आ रहा है। तो रॉटेन में जो पहले लेटर की साउंड है वो रा है। अब रा तो एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर ए हो जाएगा। एक वर्ड दोस्तों और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया ए मैन। अब मैन को जब हमने बोला तो मैन को बोलते समय जो पहले लेटर की जो साउंड है वो है माँ। अब माँ क्या है? माँ तो एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट साउंड निकालता है, तो इस माँ की वजह से हमने लगा दिया ए। अब जैसे हम ऐसे बोल दें एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, मैन के पहले एक एडजेक्टिव आ गया है ऑनेस्ट, तो अब जो साउंड ली गई है वो ऑनेस्ट की ली गई है। ऑनेस्ट जब हम लोग बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ऑनेस्ट में पहले जो साउंड निकली वो निकली आ की। अब आ क्या है? आ एक वॉवेल साउंड देता है, तो इस वजह से यहां पर एन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा अपने पास वाले वर्ड के साउंड के बेस पर यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे यूजेस ऑफ ए एंड एन, यानी कि हमें ए और एन कहां कहां पर यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों पहला रूल कहता है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में वन का सेंस देना है, अगर हमें वन का यानी एक की अगर हमें मीनिंग बतानी है दोस्तों, तो हम लोग वहां पर नीड के अकॉर्डिंग ए या फिर एन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि मेरे पास एक चूहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा आई हैव अ रैट। अब यहां पर जो ए शब्द आया हुआ है रैट के पहले, ये ए का मतलब है वन। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैड एन ऑरेंज। उसके पास एक ऑरेंज था, एक संतरा था। तो अब यहां पर जो एन आया है किसके लिए आया है? वन का सेंस देने के लिए आया है दोस्तों। तो ए और एन का जो सबसे पहला यूज होता है वो होता है वन के सेंस में। कहीं पे भी अगर हमको एक का मीनिंग देना है तो हम लोग ए या फिर एन दोनों में से कोई एक लगा देंगे। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों रूल नंबर 2 के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर नाउन है, मान लीजिए, अब वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले जनरली हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन
हमारे लिए अननोन है, मान लीजिए हम उसको नहीं जानते, हम उससे पहली बार मिले, हमें उसके बारे में नहीं पता, तो किसी अननोन प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग ए या फिर एन, नीड के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। जैसे सपोज हम अपने घर के अंदर है, बैठे हैं, सो रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, अचानक से मान लीजिए मेरे घर में मेरे दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। अब मैं तो खाना खा रहा हूं, मैंने अपने छोटे भाई को भेजा और उससे कहा कि जाओ जरा देखो कौन है। मेरा छोटा भाई गया, उसने दरवाजा खोला, तो जो आदमी वहां पर था दरवाजे पर, उसको मेरा भाई नहीं जानता था। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई देखो मैं मिस्टर शर्मा हूं और जाके बोलो कि मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। अब वो आकर मुझसे कैसे बोलेगा, मुझसे वो बोलेगा क्योंकि वो तो जानता नहीं मिस्टर शर्मा कौन है। तो उसने जाके मुझसे कहा कि भाई भैया कोई मिस्टर शर्मा है जो आपसे मिलना चाहते हैं। उसने क्या कहा, कोई मिस्टर शर्मा है। भाई मिस्टर शर्मा तो एक हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन क्योंकि मेरा भाई जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो उनके लिए ना वो अननोन है, वो नहीं जानता मिस्टर शर्मा को। तो वो ऐसे बोलेगा, अरे भैया कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। तो कोई मिस्टर शर्मा, तो यहां पर कोई के लिए हम लोग लगा देंगे ए। वो ऐसे बोलेगा, ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू टॉक टू यू या वांट्स टू मीट यू। ऐसे दोस्तों मान लीजिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ए मिस पंफ्रे वांट्स टू मीट यू, यानी कोई मिस पंफ्रे आपसे मिलना चाहती है। अब मिस पंफ्रे तो उसके लिए अननोन आदमी है, वो नहीं जानता उनको कि कौन है, या उनसे वो पहले मिला भी नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर कोई प्रॉपर नाउन हमारे लिए अननोन पर्सन है, अननोन है, हम उसको नहीं जानते पहले से, तो उस अननोन प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं। अब दोस्त चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 के हिसाब से दोस्तों, अगर हमें कहीं पर एनी का सेंस देना है, कोई का अगर हमें सेंस देना है, किसी का सेंस देना है, तो दोस्तों वहां पर भी हम लोग एनी के सेंस में भी ए या फिर एन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में समझते हैं, मैंने बोल दिया कि ही डिड नॉट गिव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन नहीं दिया। अब एक पेन का मतलब यहां पर हुआ कि कोई पेन नहीं दिया, उसने मुझे कोई पेन नहीं दिया। तो ये जो ए वर्ड आया है, ये ए इज इक्वल टू एनी, ये एनी का सेंस दोस्तों दे रहा है। एक सेंटेंस दोस्तों और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि ही डज नॉट लाइक टू रीड एन एसे, यानी उसे एक एसे, एक निबंध पढ़ना पसंद नहीं है। अब एक निबंध पढ़ना नहीं, कोई निबंध पढ़ना नहीं पसंद है उसको। तो यहां पर भी जो ए आया हुआ है एसे के, सॉरी एन जो आया हुआ है एसे के पहले, वो एनी का सेंस दे रहा है, कोई का सेंस दे रहा है। तो एनी का सेंस देने के लिए हम लोग ए और एन यूज करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल के हिसाब से दोस्तों, अगर हमें ईच या फिर एवरी का सेंस देना है तो भी हम लोग ए या फिर एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि आई गो देयर वंस अ वीक, यानी कि मैं वहां हफ्ते में एक बार जाता हूं। तो यहां पर जो ए वीक आया हुआ है, तो ए वीक का मतलब है दोस्तों एवरी वीक, मतलब मैं वहां पर हर हफ्ते जाता हूं, प्रत्येक हफ्ते में वहां पर जाता हूं, हर हफ्ते में वहां पर एक बार जाता हूं। तो ये जो ए वीक का है, तो ये जो ए वर्ड आया हुआ, ये एवरी का सेंस दोस्तों यहां पर दे रहा है। ऐसे दोस्तों एक सेंटेंस और समझते हैं, जिससे हमने कह दिया कि शी अर्न्स 2000 अ मंथ, यानी कि वह एक महीने में 2000 रुपए कमाती है। अब एक महीने का मतलब यहां पर है, ये जो ए मंथ आया है, मतलब इसका क्या है, एवरी मंथ, यानी हर महीने कमाती है। ऐसा नहीं कि बस उसने एक महीने कमा लिया बैठ गई, मतलब हर महीने वो लगभग 2000 रुपए कमाती है। तो ए मंथ इज इक्वल टू एवरी मंथ। तो इस प्रकार से ईच या फिर एवरी का अगर हमें सेंस देना है, पर का सेंस देना है दोस्तों, प्रत्येक का अगर हमें मीनिंग बताना है, तो भी हम लोग ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। दोस्तों इस रूल के हिसाब से हम लोग ए और एन क्लास
रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या फिर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसका इस्तेमाल हुआ है पूरी क्लास को बताने के लिए, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब अगर वो अपने पूरे ग्रुप का बोध कराने के लिए आया हुआ है, अपने पूरे समूह को बताने के लिए आया हुआ है कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, तो हम लोग वहां पर उस सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ए या फिर एन यूज करते हैं। जैसे देखते हैं कि मैंने मान लीजिए एक एग्जाम्पल बोल दिया, मैंने कह दिया कि ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहां पर कहा गया है कि गाय एक उपयोगी जानवर होता है, एक उपयोगी पशु है। तो अब एक काऊ का मतलब क्या हुआ, केवल एक गाय नहीं, यहां पर हम लोग ऑल काउज की बात कर रहे हैं, जितनी भी गायें हैं उन सभी गायों की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हम लोग काऊ के पहले लगा देंगे ए। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों देखते हैं, जैसे मैंने कह दिया ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक फेथफुल एनिमल होता है, वफादार जानवर होता है। तो अब ए डॉग का मतलब क्या है, यानी ऑल डॉग्स, केवल एक कुत्ते की बात नहीं हो रही। यहां पर जो ए डॉग आया हुआ है ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे कुत्तों के पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है। दोस्तों ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब भी हमें कोई किसी क्लास का रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो, पूरे समूह का बोध कराना हो, तो वहां पर भी जो सिंगुलर कॉमन नाउन यूज होगा, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा दोस्तों, उसके पहले हम लोग ए या फिर एन यूज करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। इस रूल के हिसाब से दोस्तों जब भी किसी सेंटेंस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, को ध्यान समझिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में अगर हम लोग कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, उसके पहले हमेशा ए या फिर एन हमें यूज करना होता है दोस्तों। हिंदी में एक शब्द आए या ना आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग इंग्लिश में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं तो हमें उसके पहले ए या फिर एन लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगा तो वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब की आवश्यकता है, मुझे एक किताब की जरूरत है। अब मैं हिंदी में ऐसे भी बोल सकता हूं कि मुझे किताब की जरूरत है। अब किताब की जरूरत है तो हमने, अब जैसे हिंदी में देखा तो मैंने हिंदी में तो एक वर्ड नहीं बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे एक किताब की जरूरत है या मुझे एक किताब की आवश्यकता है। मैंने केवल बोल दिया मुझे किताब की जरूरत है। या तो मैं उसकी संख्या बोल के बताऊं, नंबर बोल के बताऊं कि मुझे 2 किताबों की जरूरत है, मुझे 3 किताबों की जरूरत है। अगर नंबर बोल रहा हूं तो तब तो ठीक है, वहां पर 2 बुक्स 3 बुक्स या 10 बुक्स ऐसे बोल देंगे। लेकिन अगर मैं नंबर नहीं बोल रहा, मैं केवल इतना बोल रहा हूं कि मुझे किताब की जरूरत है, यानी किताब, मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया बुक, तो जब भी हम बुक लिखेंगे उसके पहले हमको ए लगाना पड़ेगा। हम ऐसे बोलेंगे आई नीड अ बुक। ऐसे जैसे मैं बोल दूं आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूं। अब कोई जरूरी नहीं कि मैं हिंदी में ऐसा बोलूं कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं हिंदी में केवल ऐसे ही बोलूंगा मैं अध्यापक हूं। लेकिन इंग्लिश में जब ये सेंटेंस लिखा जाएगा तो हमें बोलना पड़ेगा आई एम अ टीचर, ए हमको लगाना पड़ेगा टीचर के पहले। ऐसे ही बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी। शी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस चीज को आपको कि जब भी हम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंग्लिश में लिखते हैं तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमको ए या फिर एन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हमको यूज करना होता है। अब दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों इस रूल के हिसाब से जब भी इंग्लिश में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार यूज किया जाएगा तो पहली बार में उसके पहले हम लोग या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। लेकिन जब उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब दोबारा हम लोग किसी सेंटेंस में लिखते हैं या बोलते हैं, या तिबारा बोले, चौथी बार बोले, कितनी बार भी बोले, जब भी वो फर्स्ट टाइम के बाद जब भी हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लिखेंगे तो एवरी टाइम उसके पहले हम लोग लगा देते हैं द। ये दोस्तों बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इस बात को। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि ए मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया। द मैन वॉज वेरी हंग्री, आदमी बहुत भूखा था।
अब जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने जो मैन वर्ड यूज किया है, मैन क्या है, मैन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पहली बार हमने मैन लिखा हुआ है तो हमने इसके पहले लगा दिया ए, तो ए मैन हो गया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आके जब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो अब वही आदमी, वही मैन एक बार हमने दोबारा लिखा नेक्स्ट सेंटेंस में, तो जब दोबारा लिखेंगे दोस्तों उसके पहले हमने लगा दिया द। एक सेंटेंस दोस्तों और देखते हैं, देयर वॉज ए लायन। अब लायन का यहाँ पे पहली बार हमने यूज किया तो हमने ए लगा दिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आके लिखा गया उसी में कि द लायन वॉज ओल्ड, यानी जो लायन था वो बूढ़ा था। अब किस लायन की बात हो रही है, वही सेम लायन जो पहले हमने लिखा हुआ था, उसी लायन को हमने दोबारा यहाँ पर लिखा है, तो दोबारा में उसके पहले हम लग गया द। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो उसके पहले ए या फिर एन आता है। फिर फर्स्ट टाइम के बाद जितनी बार भी आप उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिक्र करते हो, जितनी बार भी आप उसको लिखते हो, बोलते हो, तो हर बार आपको उसके पहले लगाना होता है द। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल में हम लोग समझते हैं, जब भी हमें किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह अगर यूज करना है, अगर हमें किसी प्रॉपर नाउन को बनाना है कॉमन नाउन, उसकी क्वालिटी एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी जो खूबियां हैं उनको बताने के लिए, अगर हम किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं किसी कॉमन नाउन की तरह, तब भी हम उस प्रॉपर नाउन के पहले ए या फिर एन यूज करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पड़ोस में कोई आदमी रहता है, बहुत ही दुष्ट है, लोगों को वो मान लीजिए इंटरेस्ट पर पैसा देता है, ब्याज पर पैसा देता है, उनसे बहुत ज्यादा ब्याज लेता है, बहुत दुष्ट टाइप का आदमी है। तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अरे देखो देखो मेरे मोहल्ले में एक साइलॉक रहता है। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ए साइलॉक लिव्स इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक साइलॉक रहता है। अब साइलॉक तो एक प्रॉपर नाउन है। इस साइलॉक, अगर आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर के प्लेस पढ़े होंगे तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब उस प्ले में एक बहुत ही दुष्ट आदमी होता है, एक दुष्ट मनी लेंडर होता है, उसका नाम होता है साइलॉक, जो बहुत ही दुष्ट आदमी था। अब मैंने बोला कि मेरे पड़ोस में एक साइलॉक रहता है, तो अब वो साइलॉक सचमुच में थोड़ी ना रहता है, मतलब कि हमने इसको साइलॉक बोला क्योंकि साइलॉक जैसा वो दुष्ट है, उसकी जो क्वालिटीज है उस व्यक्ति के अंदर है, साइलॉक की क्वालिटीज, इसलिए हमने उसको साइलॉक से कंपेयर कर दिया यहाँ पर। तो जब भी हम ये सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में तो हमें साइलॉक के पहले ए लगाना पड़ेगा। हम ऐसे बोलेंगे ए साइलॉक लिव्स इन माय नेबरहुड। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में कोई लड़का है जो बहुत अच्छा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो हम उसे ऐसे बोल देते हैं ना, अरे भाई तुम तो सचिन तेंदुलकर हो। तो हम कैसे बोलते हैं, यू आर सचिन तेंदुलकर। अब वो सचमुच में सचिन तेंदुलकर नहीं है वहां पर, हम केवल उसको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई सचिन जैसा खेलता है, सचिन जैसे हो तुम, तो हमने उसको बोल दिया यू आर अ तेंदुलकर या फिर यू आर अ सचिन तेंदुलकर। तो यहां पर हमने प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया है कॉमन नाउन की तरह कंपेयर करने के लिए, इसलिए हमने इसके पहले लगा दिया ए। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। अगले रूल के हिसाब से दोस्तों, जब भी हम किसी वर्ब को नाउन के तरह यूज करते हैं, जब भी किसी वर्ब को हम लोग नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब उस वर्ब के पहले हम लोग लगा देते हैं ए या फिर एन। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया फॉर ए वॉक, टेक अ रेस्ट, फॉर अ विजिट, फॉर अ ड्राइव। तो यहां पर जो वॉक, रेस्ट, विजिट और ड्राइव जो यहाँ पर वर्ब्स आई हुई हैं, ये वर्ब्स नहीं है, इनका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है नाउन के रूप में, इसलिए हमने इनके पहले ए लगा दिया। अच्छा, ये नाउन क्यों है? जैसे हम लोग पहला वर्ड देखते हैं फॉर ए वॉक। अब यहां पर ए वॉक के पहले लगा हुआ है फॉर। अब फॉर क्या है? फॉर है एक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन किसके पहले आते हैं? प्रेपोजिशन आया करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले। ठीक है दोस्तों, तो अब ये प्रोनाउन तो है नहीं वॉक, वॉक तो एक वर्ब है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वॉक को यहाँ पर नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है और हमें पता चलता है किसके थ्रू? फॉर के थ्रू। इसलिए हम लोग यहाँ पर ए वॉक का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि वी शुड गो फॉर ए वॉक डेली, यानी हमें रोज
टहलने जाना चाहिए या भ्रमण पर जाना चाहिए, तो यहां पर हमने ए वॉक कर दिया। एक सेंटेंस दोस्तों और देखते हैं, हमने कह दिया वाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, तुम आराम क्यों नहीं करते हो। अब यहां पर जो ए रेस्ट आया हुआ है ये नाउ वर्ब नहीं दोस्तों, यहां पर ये नाउन के रूप में आया हुआ है, क्योंकि यहां पर जो टेक है ये है मेन वर्ब, और ये जो रेस्ट वर्ड आया हुआ है दोस्तों, ये रेस्ट आया हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है, ये तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। तो ये जो रेस्ट है ये आपका नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके पहले लग गया है यहाँ पर ए। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, कुछ फ्रेजेस दिख रहे होंगे। इन फ्रेजेस में भी हम लोग थोड़ा सा ए और एन का यूज देख लेते हैं। अगर कहीं पर भी इन के बाद में हरी मिल जाए दोस्तों, तो आपको इन और हरी दोनों के बीच में ए लगाना है। इसी प्रकार मेक के बाद अगर नॉइज आ जाए तो भी आपको यहाँ पर नॉइज के पहले ए लगाएंगे, मेक को नॉइज बोलेंगे आप। अगर आपको टेल के बाद लाई मिलता है तो आप लाई के पहले ए लगा देंगे, टेल अ लाई ऐसे बोल देंगे। अगर आपको टेक के बाद में लाइकिंग वर्ड मिल जाए तो लाइकिंग के पहले हम लोग ए लगाते हैं, टेक अ लाइकिंग ऐसे बोलते हैं। अगर टेक के बाद में फैंसी मिल जाए आपको तो फैंसी के पहले भी हम लोग ए लगा देते हैं, हम लोग बोलेंगे टेक अ फैंसी। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग फील के बाद में शेम वर्ड यूज करें तो शेम के पहले भी आपको ए का इस्तेमाल करना है। अगर दोस्तों टेक के बाद में पिटी वर्ड आ जाए तो आपको पिटी के पहले भी ए का इस्तेमाल करना है, आप बोलेंगे टेक अ पिटी। तो दोस्तों ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनको आप याद रखिएगा। इन अ हरी, मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, टेक अ लाइकिंग, टेक अ फैंसी, फील अ शेम, टेक अ पिटी। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। इस रूल के हिसाब से दोस्तों अगर हमें बोलना है जैसे टीम, पेयर, गैलेक्सी, ग्रुप, असेंबली, अगर इन वर्ड्स के बाद हमने ऑफ का यूज कर दिया तो इनके पहले हमको दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से या तो ए लगाना है या फिर एल लगाना है। हम ऐसे बोलेंगे अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन असेंबली ऑफ। अब वो ऑफ के बाद आप यहाँ पर कोई ना कोई नाउन यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसे अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है दोस्तों, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स या अ गैलेक्सी ऑफ प्लैनेट्स, या फिर आप बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, एन असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह से दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने समझा है यूजेस ऑफ ए एंड एन। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं ओमिशन ऑफ ए एंड एन। मतलब ओमिशन का मतलब है कि इनको हमें कहाँ नहीं लगाना। हम समझेंगे कि ए और एन को हमें कहाँ कहाँ पर यूज नहीं करना है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि अगर कोई एडजेक्टिव अकेला आया हुआ है, मतलब उस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन नहीं आया, अकेला के सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव है उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो आप उस अकेले एडजेक्टिव के पहले कभी भी ए अथवा एन नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज एन ऑनेस्ट। तो अब ये सेंटेंस दोस्तों रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर जो ऑनेस्ट के पहले एन लगा हुआ है ये नहीं लगेगा। ऑनेस्ट है एक एडजेक्टिव जो कि अकेला आया है, या तो ऑनेस्ट के बाद कुछ हो, कोई नाउन हो जाए, जैसे बॉय आ जाए, गर्ल आ जाए, या फिर मैन आ जाए, कोई ना कोई नाउन वहां पर होना चाहिए। अब ये जो एडजेक्टिव आया हुआ है ऑनेस्ट, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, तो जब नाउन नहीं आया मतलब ये एडजेक्टिव अकेले आया हुआ है, तो हम अकेले किसी भी एडजेक्टिव के पहले कभी भी ए अथवा एन नहीं लगाएंगे। हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे ही इज ऑनेस्ट। तो एक रूल तो दोस्तों ये हो गया कि जब भी कहीं पर ओनली एडजेक्टिव होता है, मतलब अगर कोई अकेले एडजेक्टिव भर आया हुआ है तो हमें उसके पहले ए या फिर एन नहीं लगाना। दूसरा दोस्तों, जब भी कभी कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में कोई अनकाउंटेबल नाउन आई है, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पहले से, ऐसी नाउन्स जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम लोग केवल नापते या तौलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में आया हुआ है तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ना तो हम लोग कभी ए लगाते हैं और ना ही कभी एन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं,
मान लीजिए अगर हम कभी ऐसे बोल दें सेंटेंस को, जो आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अ गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब यहाँ जो गोल्ड वर्ड है, गोल्ड क्या है, सोना क्या है भाई, गोल्ड क्या है? गोल्ड है एक अनकाउंटेबल नाउन। आप गोल्ड को गिनते नहीं हो, उसको नापते हैं, उसको तौलते हैं। तो गोल्ड के पहले जो ए आया वो रॉन्ग है। हम सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। इसी तरह से मान लो मैं बोल दूं कि वी ड्रिंक अ वाटर। अब यहां पर जो वाटर आया है ये भी तो अनकाउंटेबल है भाई, वाटर को हम लोग गिनते तो है नहीं, तो वाटर के पहले भी ए का कोई यूज नहीं होगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हम सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, वी ड्रिंक वाटर। अब दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में कोई प्लूरल नाउन आ जाए, बहुवचन वाली अगर कोई संज्ञा आती है, तो उस प्लूरल नाउन के पहले भी कभी भी ए या फिर एन नहीं यूज किया जाता। जैसे मान लो एक सेंटेंस देखो आपके सामने लिखा हुआ है, अ चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब यहां पर चिल्ड्रन के पहले ए लगा हुआ है। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे, जो कि प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहां पर ए का कोई मतलब नहीं भाई। ए और एन का मीनिंग क्या होता है? वन, यानी एक। और यहां पर चिल्ड्रन तो एक है ही नहीं, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बहुत सारे हैं वो तो, ये तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो यहाँ पर ए रॉन्ग है, हम ए को नहीं लगाएंगे। ऐसे ही एक सेंटेंस और लिखते हैं, हमने कह दिया कि काउज ईट ग्रास, यानी जो गाय होती है वो घास खाती हैं। अब काउज क्या है? प्लूरल है यहाँ पर। जब प्लूरल है तो फिर ये ए क्यों लगाया गया? यानी ए हमारा रॉन्ग है, तो इस ए को हम लोग हटा देंगे। तो दोस्तों ये था आपका कि हमें इन 3 जगहों पर दोस्तों कभी भी ए या फिर एन का इस्तेमाल नहीं करना है। पहला, जब किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ जाए लेकिन उसके बाद कोई नाउन ना आए, केवल एडजेक्टिव हो, तो हमें ए एन नहीं लगाना। दूसरा, कभी भी ए और एन का इस्तेमाल किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता। और तीसरा दोस्तों, प्लूरल नाउन्स के पहले भी हम लोग ए या फिर एन नहीं यूज करते। दोस्तों ए और एन का यूज समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूज ऑफ द के बारे में। तो दोस्तों अगर हम लोग द के यूज की बात करें कि हम लोग द को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो जो सबसे पहला रूल आता है, बहुत ही कॉमन रूल है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ये बहुत ही कॉमन रूल है, तो इसको मैं आपको रैपिडली बता देता हूं। पहला रूल ये कहता है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ, यानी द का इस्तेमाल इन सभी चीजों के नामों के पहले किया जाता है। अब कौन कौन चीजें दोस्तों, तो मैं रैपिडली आपको पढ़ के बता देता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, यानी ऐतिहासिक इमारतों के नाम हो गए। होली बुक्स हो गई, जो हमारी पवित्र किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनके नाम हो गए। माउंटेन रेंजेस हो गई, यानी पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। प्लैनेट्स हो गए, यानी ग्रह और नक्षत्र हो गए। रिवर्स, यानी कि नदियां हो गई। ओशियंस, यानी कि जो महासागर हैं। गल्फ, यानी कि जो खाड़ियां हैं, उनके नामों के पहले भी हम लोग लगाते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, यानी कि जो द्वीप समूह होते हैं, उनके नामों के पहले भी हम लोग दा का यूज करते हैं। डिजर्ट्स हो गए, यानी जो रेगिस्तान होते हैं, जो मरुस्थलों के नाम होते हैं। नेम्स ऑफ ट्रेन्स, यानी कि जो रेलगाड़ियां होती हैं, उनके नामों के पहले भी हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। होटल्स वगैरह हो गए। शॉप्स, दुकानें हो गई। नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम जैसे कि यूएस, यूके, नेदरलैंड्स, इनके नामों के पहले भी हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जिनमें हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लो पंजाब, तो पंजाब के पहले भी इंग्लिश में द पंजाब ऐसे लिखते हैं। ऑर्डिनल्स दोस्तों हो गए, ऑर्डिनल्स मतलब होता है जो क्रमसूचक संख्याएं होती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स के नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर्स हो गए दोस्तों, अखबारों के नाम हो गए, जैसे कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, जो न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं, इनके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। मैगजीन्स दोस्तों हो गए, जो पत्रिकाएं छपती हैं, उनके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। और बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नाम है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो इनके नामों के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं।
मैं दोस्तों आपको रैपिडली कुछ एग्जांपल्स इन्हीं के बता देता हूँ। जैसे हम लोग बोलते द ताज, द रेड फोर्ट, अब ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। फिर ले लेते हम लोग द गीता, द रामायण, द महाभारत, ये आपकी होली बुक्स हो गई। ऐसे ही दोस्तों हम लोग जैसे बोल दें कि द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ, द स्काई, ये आपके प्लैनेट्स यानी ग्रह और नक्षत्रों के नाम हो गए। इसी तरह से तो दोस्तों हम लोग बोल दें कि द गंगा, द यमुना, द थेम्स, ये नदियों के नाम हो गए दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम लोग बोल दें द सहारा, द थार डेजर्ट, अब ये रेगिस्तानों के नाम है। फिर दोस्तों हम लोग बोल दें द पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, तो ये ओशियंस के नेम हो गए। ऐसे दोस्तों हम लोग बोल दें द अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। फिर दोस्तों हम जैसे बोल दें कि द अंडमान्स यानी कि अंडमान निकोबारी द्वीप समूह है। इसके बाद दोस्तों जो नहरों के नाम होते हैं, कैनल्स के नाम जो होते हैं, जैसे द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, द इंदिरा गांधी कैनल, तो जो नहरों के नाम होते हैं उनके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। फिर दोस्तों जैसे हम लोग बोल दें कि द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, अब जो कि ये ट्रेन्स के नाम हो गए तो इनके पहले भी हम लोग लगा देते हैं द। इसी तरह दोस्तों जैसे हम लोग कुछ कंट्रीज के नाम ले लें, जैसे द यूके, द नेदरलैंड्स, द यूएसए, द पंजाब। इसी प्रकार दोस्तों ऑर्डिनल्स के नाम ले लेते हैं, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द नेक्स्ट, ऐसे करके। न्यूज़पेपर्स के दोस्तों कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर्स के नाम हो गए। इसी तरह दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एडजेक्टिव्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, एटसेट्रा। तो दोस्तों ये जो आपका रूल नंबर 1 था, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि हम लोग इन सभी के नामों के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके नाम हमें लिखने होते हैं इंग्लिश में तो उनके पहले आपको द लगा करके ही लिखना होता है। अब दोस्तों रूल नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं, अभी हमने सीखा है रूल नंबर 1 पे कि जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनके पहले तो हम लोग लगाते हैं द। लेकिन अगर कोई माउंटेन पीक आ जाए, मतलब अगर कोई पर्वत शिखर आ जाए, पर्वत चोटी आ जाए, किसी पहाड़ का नाम आ जाए, मतलब ऐसा एक पर्वत आ जाए जो किसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हो। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं बोल दूं हिमालयाज, तो हिमालयाज कोई पर्वत चोटी नहीं है। हिमालयाज जो है एक माउंटेन रेंजेस है, एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो हिमालयाज के पहले तो हम लोग द लगा देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन रेंजेस नहीं है, ये एक पर्वत चोटी है, एक माउंटेन पीक है ये। तो पर्वत चोटी है, तो अब इंग्लिश में हम माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगा सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि द माउंट एवरेस्ट। अगर हम लोग द लगा के बोलेंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा। हमें ना माउंट एवरेस्ट के पहले का द हटाना है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग द माउंट एवरेस्ट बोलेंगे तो रॉन्ग होगा, हमें केवल बोलना है माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बोल दें नंदा देवी, तो ये भी एक पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी का नाम है, एक पीक का नाम है, तो इसके पहले भी द नहीं लगेगा। ऐसे हम लोग बोल दें द गॉडविन ऑस्टिन, तो गॉडविन ऑस्टिन भी एक पर्वत चोटी है, तो इसके पहले भी द का यूज नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो होली बुक्स होती हैं, ये जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनके नामों के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द महाभारत, द गीता, द रामायण, ऐसे करके। लेकिन अगर किसी होली बुक्स के पहले, अगर किसी रिलीजियस बुक्स के पहले उसके ऑथर का नाम भी दे दिया जाता है, तो फिर हम उस रिलीजियस बुक या होली बुक के पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रामायण अगर लिखा हुआ है तो हम लोग द लगा के लिखेंगे, द रामायण। लेकिन अगर मैं रामायण के पहले उसके ऑथर का नाम लिख दूं, मैं लिख दूं वाल्मीकि रामायण, तो अब आप यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते वाल्मीकि द रामायण या फिर द वाल्मीकि रामायण, ऐसे में फिर ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर किसी रिलीजियस या होली बुक के पहले उसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है तो हमें द का इस्तेमाल नहीं करना। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने रूल नंबर 2 की ओर।
दोस्तों रूल नंबर 2 के हिसाब से जो डायरेक्शंस नेम्स होते हैं, जो दिशाओं के नाम होते हैं, तो दिशाओं के नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना होता है इसमें कि उन डायरेक्शन नेम के पहले यानी दिशाओं के नाम के पहले कोई प्रेपोजिशन जरूर लगा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बोल दें ईस्ट, अब ईस्ट के पहले हमने लगा दिया इन, तो इन हो गया एक प्रेपोजिशन। तो अब हमें इन के बाद यानी कि उस दिशा के नाम के पहले यानी ईस्ट के पहले हमको द लगाना पड़ेगा। हम बोलेंगे इन द ईस्ट, या ऐसे ही इन द वेस्ट, या टू द साउथ, टू द नॉर्थ, फ्रॉम द साउथ। तो ये जो आपका इन है, टू है, फ्रॉम है, ये प्रेपोजिशन है। तो जब किसी दिशाओं के नाम के पहले कोई प्रेपोजिशन लगा होता है तो फिर हमें वहां पर द का यूज करना होता है, अदरवाइज द का यूज हमें नहीं करना। फिर दोस्तों चलते हैं अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ फिजिकल पोजीशंस होती हैं, कुछ फिजिकल पोजीशन ऐसी होती हैं कि जब भी उनको इंग्लिश में लिखा जाता है उनके पहले भी हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम लोग बोल दें एट द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ, द बैक ऑफ, एट द बॉटम ऑफ। तो ये आपकी फिजिकल पोजीशन है, इसलिए हमें इनके पहले द का इस्तेमाल करना होता है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगले रूल में दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का नाम आ जाए, कोई भी धार्मिक समुदाय अगर हमें लिखना हो तो उसके पहले भी हमको द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, ऐसे करके। तो अगर रिलीजियस कम्युनिटी को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में तो उसके पहले हमें द का यूज जरूर करना है। अब दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, ये जो भी हमारा नेक्स्ट रूल है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो नेशनलिटी होती है, जो राष्ट्रीयता होती है, अगर नेशनलिटी का नाम आता है, किसी भी राष्ट्रीयता का नाम लिखा होता है तो हमें उसके पहले भी द का इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम लोग कह दें द इंडियंस, द चाइनीज, द अमेरिकन्स, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द रशियंस। तो अब ये दोस्तों नेशनलिटी को बताते हैं, इसलिए हमें इनके पहले द का यूज करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाइनीज एक लैंग्वेज का भी नाम होता है, लेकिन यहाँ पर हमने अगर द का यूज कर दिया तो वो लैंग्वेज नहीं रह जाती। अभी हम इस रूल के बारे में आगे सही से पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको ये वाला रूल। अभी यहाँ पर इनका इस्तेमाल एक भाषा यानी लैंग्वेज के तौर पर नहीं किया गया, बल्कि एक नेशनलिटी बताने के लिए किया गया है। इसलिए हमने यहाँ पर चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियंस, इनके पहले हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों अगले रूल में हमको ये ध्यान देना है कि अगर किसी लैंग्वेज का नाम आ जाता है, किसी भाषा का नाम अगर आ जाता है और हमें उसका सेंस अगर लैंग्वेज ही देना है तो फिर हमें वहां पर उसके पहले यानी लैंग्वेज के पहले द का इस्तेमाल नहीं करना, उस भाषा के पहले हमको द का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैं कह दूं कि आई रीड द इंग्लिश, तो अब दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। अब इंग्लिश का जो मैंने यहाँ पे यूज किया है वो एक लैंग्वेज के तौर पर किया है, एक भाषा के तौर पर किया है, तो अब हम यहाँ पर द नहीं लगा सकते। ऐसे अगर मैं बोल दूं कि आई टीच द हिंदी, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बोलना चाहा है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। अब हिंदी एक लैंग्वेज के तौर पर मैंने यहाँ पर यूज करी है, तो हिंदी के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम लोग किसी भी लैंग्वेज के पहले, किसी भी भाषा के पहले अगर द लगा देंगे तो फिर वो लैंग्वेज नहीं रह जाती है, बल्कि वो उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग या फिर उस कंट्री के जो निवासी हैं वो बन जाते हैं। तो दोस्तों इसका हमें बहुत सही से ध्यान रखना है कि अगर हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल लैंग्वेज के सेंस में ही करना है किसी सेंटेंस में, तो फिर हमें उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम उस देश के जो निवासी हैं अगर ये बताना चाहते हैं तो फिर आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि लैंग्वेजेस के पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी लैंग्वेज का नाम लिखा है और उस लैंग्वेज के नाम के बाद अगर लैंग्वेज वर्ड भी लिखा हो, दोस्तों शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर जैसे किसी सेंटेंस में किसी भाषा का नाम आ गया
और उस भाषा के नाम के बाद में लैंग्वेज वर्ड भी लिखा हुआ है, तो फिर इस कंडीशन में आप उस लैंग्वेज के नाम के पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल बोला, हमने कह दिया डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो अब ये सेंटेंस दोस्तों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश एक भाषा का नाम है उसके बाद लैंग्वेज वर्ड भी आया हुआ है। तो लैंग्वेज वर्ड आया हुआ है तो फिर आप इंग्लिश के पहले लगा देंगे द। अगर ये लैंग्वेज वर्ड ना होता तो फिर हम द का इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर भाषा के नाम के बाद में लैंग्वेज वर्ड भी आया हुआ है, इसलिए हमको उस भाषा के पहले द का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप दादी लगाना चाहते हो तो फिर आप लैंग्वेज को भी हटा दीजिए, या तो आप सेंटेंस ऐसे बोल दो कि डू यू स्पीक इंग्लिश, और अगर आपको इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज वर्ड लिखना है तो फिर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा डू यू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर किसी लैंग्वेज के नाम के पहले ट्रांसलेट वर्ड आ जाए, अगर किसी भाषा के नाम के पहले ट्रांसलेट वर्ड आया हुआ है तो भी हमें वहां पर उस भाषा के नाम के पहले द का इस्तेमाल कर देना है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कह दिया ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हिंदी के पहले ट्रांसलेट वर्ड आया हुआ है, तो फिर जब हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के पहले द लगाना पड़ेगा। हम ऐसे बोलेंगे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं या फिर जो गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीतिक दल होते हैं, इनके नामों के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं द आर्मी, द एयरफोर्स, द जुडिशरी, या फिर द कांग्रेस, द बीजेपी, ऐसे करके। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी हमको द का यूज करना होता है। जैसे हम बोलते हैं कि द तबला, द हारमोनियम, द गिटार, ऐसे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं खरीदने के सेंस में, अगर हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो फिर वहां पर द का यूज नहीं करते दोस्तों, वहां पर फिर ए या फिर एन इनका यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि आई बॉट द हारमोनियम, तो अब ये सेंटेंस दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भाई मैंने हारमोनियम खरीदा। तो जब भी खरीदने या बेचने की बात होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो हम इनके पहले फिर ए या फिर एन लगाते हैं। तो सही सेंटेंस ऐसे बनाएंगे हम लोग बोलेंगे आई बॉट ए हारमोनियम। अगले रूल में दोस्तों अगर किसी इन्वेंशन का नाम आ जाए, यानी जो आविष्कार किए गए, जो खोज करी गई हैं, तो अगर उनका नाम आ जाए तो इन्वेंशंस के नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग बोल दे कि द टीवी, द रेडियो, ठीक है दोस्तों। एक सेंटेंस भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि हु इन्वेंटेड द टीवी। अब इसमें हम लोग ये पूछना है कि भाई टीवी की खोज किसने करी, टीवी का आविष्कार किसने किया, या फिर हम लोग बोलते हैं हु इन्वेंटेड द रेडियो। तो टीवी और रेडियो क्या, ये इन्वेंशंस हैं साइंस के। तो इन्वेंशंस के नामों के पहले भी हमको द का इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इन इन्वेंशंस को खरीदने की बात की जाती है या बेचने की बात करी जाती है तो फिर हम लोग वहां पर द का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम लोग वहां पर ए या फिर एन लगाते हैं। जिससे मैं कह दूं कि आई वॉन्ट टू बाई द टीवी, तो अब ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग खरीदने की बात करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाई अ टीवी। हमें यहाँ पर ए का इस्तेमाल करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट रूल में चलते हैं। अगर दोस्तों हम लोग किसी सेंटेंस में कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम बता दें, यानी अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बता रहे हैं, यदि उनका नाम आ जाता है, शरीर के जो अंग होते हैं, अगर हम उनका नाम लिख रहे हैं दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के बाद पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं।
जनरल सेंस में। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कह दिया शी हिट मी ऑन द हेड, अब उसने मेरे सिर पर मारा या उसने मुझे सिर पर चोट पहुंचाई। तो अब यहाँ पर जो हेड है ये हमारा एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हेड के पहले द का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल दोस्तों और ले लेते हैं, ही लुक्ड हर इन द आई। अब यहाँ पर जो आई है ये क्या है, ये एक पार्ट ऑफ बॉडी का नेम है, इसलिए हमने यहाँ पर आई के पहले द लगा दिया। ऐसे ही हम लोग बोलते ही वॉज शॉट ऑन द लेग। अब लेग क्या है, ये भी पार्ट ऑफ बॉडी का नेम है, तो इसके पहले हमने द लगा दिया। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो नेम है, अगर इनका यूज एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो फिर हमें दा का यूज नहीं करना, फिर हमें वहां पर ए या फिर एन लगाना है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कह दें कि अ काउ हैज अ माउथ, अ नोज एंड अ हेड। अब यहाँ पर हम इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पर देख रहे हैं कि भाई एक गाय है, उसका एक मुंह होता है, एक नाक होती है और एक सिर होता है। तो अब आप यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, अब आपको यहाँ पर इनके पहले नीड के अकॉर्डिंग ये जो भी रूल होता है तो आप ए या एन का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, हमको ध्यान देना है कि ये जो फ्रेजेस मैंने लिखे हुए हैं, इन फ्रेजेस के साथ में कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे ऑन फुट, एट हैंड, इन हैंड, यानी कि जब भी हम इनको लिखेंगे ना तो बीच में हमें कहीं पर भी दा का इस्तेमाल नहीं करना। हम ऐसे नहीं बोल सकते ऑन द फुट या फिर एट द हैंड या इन द हैंड, ऐसा बोलना दोस्तों गलत हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों अगर किसी पर्सन को हमें बुलाना है और हमने उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उसकी जो भी पोस्ट है, अगर हमने उस पर्सन को उसके पोस्ट से बुलाया है तो फिर उसकी पोस्ट के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये जो रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को हमें बुलाना है या उसकी ओर इशारा करना है और हमने उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसकी पोस्ट का नाम ले लिया, तो उसकी पोस्ट के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक टू यू, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका हमने नाम नहीं लिया बल्कि हमने उनकी पोस्ट का नाम लिया है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पहले हमने यहाँ पे यूज कर दिया द। एक एग्जाम्पल दोस्तों और देखते हैं। जैसे हम कह दें कि यू शुड ट्रस्ट द चीफ मिनिस्टर, यानी कि आपको आपके चीफ मिनिस्टर पर भरोसा करना चाहिए। अब हमने यहाँ पर किसी भी चीफ मिनिस्टर का नाम तो लिया नहीं है बल्कि हमने उनकी पोस्ट का नाम लिया है या जो भी उनका टाइटल है हमने उसका नाम लिया है, इसलिए चीफ मिनिस्टर के पहले हमने यहाँ पर यूज कर दिया द। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों अगले रूल में अगर हम किसी सेंटेंस में कोई कॉमन नाउन यूज करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल यानी उस कॉमन नाउन का इस्तेमाल अगर हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कर रहे हैं, यानी कि कोई फीलिंग या कोई भाव बताने के लिए कर रहे हैं, कोई इमोशन बताने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का इस्तेमाल कर देते हैं। और जब द लग जाता है उस कॉमन नाउन के पहले तो फिर इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि व्हेन आई फाउंड अ बेबी द फादर अराउज्ड इन मी। अब इस सेंटेंस में कोई ये कहना चाहता है कि जब भी मुझे कभी एक बेबी, एक बच्चा मिलता था तो द फादर अराउज्ड इन मी, तो मेरे अंदर का जो पिता है वो जाग जाता था। अब पिता यहाँ पे जो द फादर वर्ड जो यूज हुआ है, फादर क्या है, फादर एक कॉमन नाउन है, लेकिन फादर का यहाँ पर जो सेंस है वो है पिता की जो भावनाएं हैं वो मेरे मन में जाग जाती थी। एक पिता जागने का मतलब क्या है कि पिता की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स ऑफ ए फादर, वो जाग जाती थी। तो यहाँ पर फादर है तो कॉमन नाउन, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ है फीलिंग्स ऑफ ए फादर बताने के लिए, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर फादर के पहले द का इस्तेमाल कर दिया।
ऐसे दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि द मदर इन वाइफ क्राइड आउट, यानी कि वाइफ के तौर पर जो माँ की भावना है उसके अंदर, तो वो क्राइड आउट करने लगी, उनकी वजह से वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब यहाँ पर जो मदर है तो कॉमन नाउन, लेकिन उसका इस्तेमाल किया गया है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, यानी कि फीलिंग्स ऑफ ए मदर बताने के लिए, एक माँ की भावनाएं बताने के लिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मदर के पहले लगा देंगे द। ऐसे ही दोस्तों एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इट इज द एनिमल इन यू दैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम। अब कोई कहना चाहता है कि तुम्हारे अंदर का जानवर ही है जो तुम्हें ये अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। अब किसी के अंदर जानवर थोड़ी ना बैठा होता है। जानवर होने का मतलब है कि जो जो जंगली पना है किसी के अंदर, जो जानवर की भावनाएं हैं, जो वैसी पना है, उसकी वजह से उसने क्राइम कर दिया। तो ये जो एनिमल है ये है तो कॉमन नाउन, लेकिन इसका इस्तेमाल किया गया है फीलिंग्स ऑफ एन एनिमल बताने के लिए, इसलिए हम लोग एनिमल के पहले यहाँ पर द का यूज कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने अगले रूल पर। दोस्तों इस रूल के अकॉर्डिंग हमें ये समझना है कि अगर क्वालिटीज के आधार पर किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ की जा रही हो, तो फिर जो दूसरा वाला प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले हम लोग लगा देते हैं द। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने कह दिया कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कालिदास और शेक्सपियर ये दो प्रॉपर नाउन है, दोनों नाम हो गए, और दोनों में सेम क्वालिटीज थी। भाई कालिदास एक संस्कृत के बहुत ही अच्छे पोइट, बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, और जो शेक्सपियर हैं वो इंग्लिश के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट और पोइट माने जाते हैं। तो यहाँ पर कालिदास की तुलना करी गई है शेक्सपियर के साथ में। तो मैंने भी बताया आपको, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना होती है किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ में उसकी क्वालिटीज के बेस पर, तो जो दूसरा प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले हम लगा देते हैं द। तो यहाँ पर हमने शेक्सपियर के पहले लगा दिया द। ऐसे ही दोस्तों एक एग्जांपल हम लोग और समझते हैं, जैसे हमने कह दिया कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कश्मीर एक प्रॉपर नाउन हो गया और स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन हो गया, और दोनों की क्वालिटीज के बेस पर हम लोग दोनों का कंपैरिजन करवा रहे हैं, तुलना करवा रहे हैं। तो जो दूसरा वाला प्रॉपर नाउन है स्विट्जरलैंड, उसके पहले हम लगा देंगे द। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। इस रूल में दोस्तों को ये समझना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह, मतलब समूहवाचक संज्ञा के रूप में अगर कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो फिर वहां पर उस एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों उस एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन नहीं लिखा जाता, बल्कि वो एडजेक्टिव अकेले ही पूरा ग्रुप बताता है, पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे भी एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर जो द रिच आया हुआ है, तो रिच क्या है? रिच तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन रिच के बाद में कोई नाउन नहीं आया। तो द रिच जब हमने इसको लगाया, जब हमने रिच के पहले द का यूज कर दिया, तो द रिच का मतलब हो गया सभी अमीर लोग, और ऐसे ही पुअर के पहले जो द लगा दिया गया है तो अब वो बन गया द पुअर। तो द पुअर का मतलब हो गया सभी गरीब लोग। ठीक है दोस्तों, इस बात। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों जितनी भी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं वर्ल्ड में, जितनी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई हैं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या फिर हम बोल दें कि द ग्रैंड रिवॉल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, एटसेट्रा। तो ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इनके पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़े हैं रूल्स ऑफ द के बारे में, ये यूजेस ऑफ द, हम द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि केस ऑफ नो आर्टिकल, यानी कहाँ कहाँ हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। यानी कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं
और उन रूल्स को हमें सीखना चाहिए जहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर हमको ना तो ए लगाना, ना ही एन और ना ही द। तो सबसे पहले दोस्तों आता है कि जनरल सेंस में जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैं कह दूं कि ही इज गोइंग टू द कोलकाता। अब यहां पर जो कोलकाता है दोस्तों, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसके पहले जो हमने द यूज किया है वो द नहीं आएगा। सेंटेंस अगर हमें करेक्टली बनाना है तो ऐसे बनेगा कि ही इज गोइंग टू कोलकाता। ऐसे हम बोलते हैं दोस्तों, द दिल्ली इज अ बिग सिटी। अब दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, तो दिल्ली के पे जो द लगा है वो हमें द हटाना पड़ेगा। तो एक रूल तो ये हो गया दोस्तों। अब दूसरे रूल के हिसाब से हमको ये ध्यान देना है कि जो मैटेरियल नाउन्स होती हैं उन मैटेरियल नाउन्स के पहले भी हम लोग जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ना ही ए, ना ही एन और ना ही द। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस मैं बोल दूं कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड यहाँ पर क्या है? गोल्ड एक मैटेरियल नाउन, तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि द आयरन इज अ यूजफुल मेटल। तो आयरन भी एक मटेरियल नाउन है, इसके पहले भी द का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हम लोग बोलेंगे आयरन इज अ यूजफुल मेटल। लेकिन दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब हम लोग मटेरियल नाउन का इस्तेमाल किसी स्पेशल यूज में करते हैं, कोई विशेष अर्थ में अगर हम किसी मटेरियल नाउन को यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पर द का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। अब मैंने कहा कि भाई जो सोना, जो गोल्ड मेरी अंगूठी में लगा है वो प्योर है। अब मैं यहाँ पे वो सभी गोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल सेंस में गोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर गोल्ड को स्पेशली यूज कर रहा हूँ कि कौन सा गोल्ड जो मेरी अंगूठी में है, जिस गोल्ड की मेरी अंगूठी बनी मैं उस गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो अब ये स्पेशल यूज हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पर गोल्ड के पहले द का यूज करेंगे। ऐसे ही दोस्तों इसमें बोल दूं कि द वाटर ऑफ द गंगा इज पोल्यूटेड, यानी जो गंगा का पानी वो पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। अब यहाँ पर मैं वाटर का इस्तेमाल जनरल सेंस में नहीं कर रहा, मैं सब पानी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूँ गंगा का जो वाटर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब ये स्पेशल यूज हो गया, इसलिए हम लोग वाटर के पहले यहाँ पर द लगा देंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। इस रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनके पहले भी हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, हमने कह दिया कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक फीलिंग है, एक भाव है। तो ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और हमने यहाँ पर सेंटेंस में इसके पहले लगा दिया द। तो अब ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन अगर किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज स्पेशल अर्थ में किया गया है, विशेष अर्थ में किया गया है, तो फिर द का यूज होता है। जैसे मैं कह दूं कि द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, यानी कि राम की ईमानदारी पर डाउट नहीं किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर सबकी ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर ऑनेस्टी को जनरल सेंस में यूज नहीं किया, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राम की ऑनेस्टी की। तो अब ये स्पेशल यूज हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑनेस्टी के पहले द का यूज करेंगे। अब दोस्तों लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों अगर हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, चर्च, टेम्पल, बेड, हॉस्पिटल या फिर प्रिजन, अगर दोस्तों इन शब्दों का इस्तेमाल होता है इनका रियल पर्पस बताने के लिए, तो फिर हम लोग इन वर्ड्स के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आई वेंट टू मार्केट टू बाई अ पेन, यानी मैं मार्केट गया, किस लिए गया भाई? एक पेन खरीदने के लिए। अब मार्केट इसलिए तो होती है कि आप जाके वहां पर कोई चीज खरीदें या कोई चीज बेचें। तो मैं यहाँ पर इस सेंटेंस में जो मार्केट का रियल जो पर्पज है वो बताना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मार्केट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान ये भी रखना है कि अगर हम इन जगहों पर किसी दूसरे पर्पज से जाते हैं, इनके रियल पर्पज की वजह से नहीं जाते, कोई दूसरा अगर हमारा कोई उद्देश्य होता है, कोई दूसरा पर्पज अगर है, अगर उसके लिए हम लोग जाते हैं तो अदर पर्पज पर हम लोग फिर वहां पर इनके पहले यूज कर देते हैं द।
जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस बोलूं कि आई वेंट टू द मार्केट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड। अब मैंने कहाँ पे बताया कि मैं बाजार गया, मार्केट गया। क्यों गया भाई? अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए गया। अब मार्केट कोई मिलने की जगह तो नहीं होती भाई, वो तो खरीदने या बेचने की जगह होती है। लेकिन अब जो उनका रियल पर्पस था वो मैंने यहाँ पर नहीं बताना चाहा। मैं वहां पर किसी अदर पर्पस से गया हूँ, अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हूँ। तो जब हम लोग इन जगहों पर अदर पर्पस के लिए जाते हैं तो इनके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मार्केट के पहले द का यूज किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट रूल के लिए। अगर दोस्तों जनरल सेंस में जो डिजीजेज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, या फिर जो रेगुलर मील्स होती हैं, यानी ऐसे भोजन जो हम लोग नियमित रूप से लेते हैं, ये जिन्हें हमें नियमित रूप से लेना चाहिए, तो इनके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए फीवर, मलेरिया, डिसेंट्री, प्लेग, ये बीमारियों के नाम है, तो हम इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ना तो ए लगाएंगे, ना एन, और ना ही दा लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों जैसे हम लोग रेगुलर मील की बात करें, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अब ये क्या, ये रेगुलर मील्स हैं जो लगभग हर एक इंसान सुबह, दोपहर, शाम पे 3 टाइम तो खाना खाता ही है, या फिर नहीं 3 टाइम खाता तो 2 टाइम खाता होगा। तो ये जो रेगुलर मील्स हैं इनके पहले भी हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते। ऐसे ही दोस्तों हेल, हेवन और गॉड, इनके पहले भी हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ध्यान हमको ये रखना है कि अगर 2 बीमारियां आपको दिमाग में रखनी है, एक तो हो गया मीसल्स और दूसरा हो गया मम्स। अगर मीसल्स और मम्स ये 2 डिजीज अगर आती हैं तो हमें इनके पहले हमेशा द का यूज करना होता है। यानी मीसल्स और मम्स को जब भी हम लिखेंगे इंग्लिश में, किसी सेंटेंस में यूज करें या हम बोले या लिखें, तो इनके पहले हमको द का इस्तेमाल जरूर करना है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, और हमें समझना है कि अब हम द और कहाँ नहीं लगाते, ए एंड द या आर्टिकल कहाँ पर यूज नहीं होता। तो दोस्तों अगर किसी खेल का नाम आ जाता है तो खेलों के नाम के पहले भी जनरली हम लोग कोई आर्टिकल नहीं यूज करते। जैसे मैं कह दूं कि आई प्ले हॉकी। अब यहाँ पर हॉकी क्या है, एक खेल का नाम है, तो अब इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आई प्ले द हॉकी, या मैं कह दूं कि ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल, या ही डज नॉट प्ले द क्रिकेट। तो खेलों के नाम के पहले जनरली हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट रूल में देखते हैं दोस्तों, दिन या फिर जो मंथ्स नेम होते हैं, जो महीनों के नाम होते हैं, उनके नामों के पहले भी हम लोग जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगाते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि द संडे, द मंडे, द ट्यूसडे, द वेंसडे, ऐसे नहीं बोल सकते, या फिर द जनवरी, द फरवरी, द मार्च, द मई, ऐसे नहीं दोस्तों बोल सकते। तो दिनों और महीनों के नामों के पहले हमको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है ये दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके और वो भी इसका बेनिफिट ले सके। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार से मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स आपको आगे टाइम टू टाइम बना करके देता रहूँगा। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।